morning and welcome to my class, that is UGC NAT with Mamta Verma. So today I am going to start one of the most important poet, you can say writer, that is Thomas Wyatt. Okay, so Thomas Wyatt he is a English writer. He born in the England and he has given lot of contribution in the English. उसका इंग्लिश पोएट्री में स्पेशली बहुत ज़्यादा तो बहुत अच्छा बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका. ठीक है, सो थॉमस व्याट को देख लेते हैं आज हम. थॉमस व्याट 15 जस्ट 1 मिनट. So Thomas Wyatt Thomas Wyatt, he belongs to England, okay, and he also served under the Henry VIII in his court. So Henry VIII he used to send Thomas Wyatt on his diplomatic mission. So वो अलग अलग कंट्रीज में जाया करते थे क्योंकि थॉमस जो हेनरी VIII है उसके अंडर ये कोर्ट में वहाँ काम करते थे हेनरी VIII के अंडर. सो हेनरी VIII इनको जगह जगह हर अलग अलग कंट्री में डिप्लोमेटिक मिशन पे इनको भेजा करते थे. तो क्या हुआ, वंस ही वेंट टू इटली, एक बार ये इटली गए एंड ही मीट विद पेट्रार्क पोइट, इटालियन जो ग्रेट फिलोसोफर और पोइट थे पेट्रार्क. ठीक है, ये इटालियन पोइट है पेट्रार्क. तो ये इनसे मिले एंड थॉमस व्याट ही वाज वेरी इंस्पायर्ड विद हिज सोनेट. जो पेट्रार्कन सोनेट है जो इंग्लिश लिटरेचर में आजकल बहुत फेमस है, पेट्रार्कन सोनेट. तो ये जो इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया गया था वो थॉमस व्याट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लिश पोइट्री में. और ये जो पेट्रार्कन सोनेट है, ये जो पोइट थे इटालियन पोइट थॉमस पेट्रार्क, इसी का ओरिजिन है. इनका ये इटालियन फॉर्म में था. फिर थॉमस व्याट जब पेट्रार्क से मिले, वहां इनकी जो पोएटिक फॉर्म थी उससे काफी इंस्पायर्ड हुए, सोनेट्स ही हुए. और इन्होंने फर्स्ट टाइम थॉमस व्याट ने इंग्लिश पोएट्री में क्या किया, सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, तो ही हु वाज थॉमस व्याट हु इंट्रोड्यूस्ड द पेट्रार्कन सोनेट इनटू इंग्लिश पोएट्री. ठीक है, तो आज जो हमारा पेट्रार्कन सोनेट है, अब ये देखो पेट्रार्कन सोनेट होता क्या है. ठीक है, व्हाट इज पेट्रार्कन सोनेट. सो पेट्रार्कन सोनेट है, इट इज ए फॉर्म ऑफ पोएट्री और वर्स. ये भी वर्स में ही होता है और ये 14 लाइंस का होता है. ठीक है, 14 लाइंस इन आयम्बिक पेंटामीटर, इन एन आयम्बिक पेंटामीटर. सो आयम्बिक पेंटामीटर में ये 14 लाइंस का होता है. ठीक है, सो 14 लाइंस में इसके सबसे पहले ये समझो कि आयम्बिक पेंटामीटर होता क्या है. ठीक है, सो आयम्बिक पेंटामीटर इसमें होता है कि देयर इज ए 5 सिलेबस, 5 सिलेबल इन ईच लाइन. एक लाइन में क्या होते हैं, 5 सिलेबल होते हैं. तो ये पेयर्स ऑफ 5 सिलेबल होता है. पेयर्स मतलब वैसे तो ये 10 होते हैं, लेकिन क्या होता है कि फर्स्ट सिलेबल जैसे अनस्ट्रेस्ड हो गया, अनस्ट्रेस्ड, सो उसके बाद जो सिलेबस आएगा दैट इज स्ट्रेस्ड. ठीक है, सो ऐसे ये पेयर तो एक का हो गया, लेकिन सिलेबल ये दो अलग अलग है. तो आयम्बिक पेंटामीटर उसी को बोला जाता है कि एक लाइन, ईच लाइन कंटेन्स 5 सिलेबल. फर्स्ट सिलेबल इज अनस्ट्रेस्ड एंड सेकंड सिलेबल इज स्ट्रेस्ड. ठीक है, तो ऐसे होता है आयम्बिक पेंटामीटर में. अब जो 14 लाइंस का जो स्टेंजाज है जो पेट्रार्कन सोनेट में आता है, तो ये 2 पार्ट होते हैं इसके. एक पार्ट इसका होता है ऑक्टेव एंड सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है सी स्टेट. ठीक है, सो ऑक्टेव पार्ट है वो 8 लाइन का होता है और सी स्टेट होता है ये 6 लाइन का होता है. ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट में 8 लाइंस होती है और सेकंड पार्ट में 6 लाइन होती है. तो टोटल होगी ये 14 लाइन. ठीक है, अब क्या होता है कि जो थॉमस व्याट थे वो जो पेट्रार्कन सोनेट था वो पोइट पेट्रार्क का,
उसका उन्होंने जब खुद इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया ना, तो उन्होंने थोड़ा चेंजमेंट कर दिया इसमें, ठीक है, इसकी राइमिंग्स में चेंजमेंट किया। जैसे जो थॉमस पेट्रार्क थे, इनकी जो ऑक्टिव पार्ट है इनको एज इट इज रखा, मतलब ऑक्टिव पार्ट में जो राइम स्कीम आती थी, जैसे 8 लाइन में ए बी बी ए, सो ये थी 8 लाइन की फर्स्ट जो ऑक्टिव पार्ट है उसकी राइम स्कीम, ठीक है। तो क्या किया व्यास ने, ये राइम स्कीम तो इन्होंने सेम रखी जैसा कि पेट्रार्क की थी, उसकी पोएट्री में जो उसके सोनेट में जो यूज होती थी ऑक्टिव पार्ट में, इसको एज इट इज रखा। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, इसमें चेंजमेंट कर दिया। जैसे इसकी जो लाइन थी इसकी जो 6 लाइन थी, तो इसमें चेंजमेंट कर दिया इन्होंने, बदल के इसको सी डी और ई, ठीक है, ऐसे किया। इस जो सी स्टेट पार्ट था इसमें थोड़ा चेंजमेंट कर दिया इसकी राइमिंग में, क्योंकि पेट्रार्क की जो सी स्टेट था उसकी राइमिंग थोड़ी इससे डिफरेंट है, बाकी ये जो ऑक्टिव पार्ट की राइमिंग है वो सेम है, ठीक है। तो इतना उन्होंने थोड़ा चेंजमेंट किया था, ठीक है। सो थॉमस वेयर थे वो फर्स्ट पोइट फिलोसोफर थे जिन्होंने इंग्लिश पोइट्री में जो सोनेट है उसको इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किया था, और बाद में सब पोइट ने इसको कॉपी किया, सब ने इसको अपनी जो वर्क था अपनी पोइट्री में है उसको पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म में लिखते थे, जो भी उनका वर्क होता था। जैसे पोइम्स मेनली लिखी जाती है पेट्रार्कन सोनेट में, पेट्रार्कन सोनेट स्पेशली जो आयम्बिक पेंटामीटर में होता है तो उसको लिखा था। अब इस थॉमस वेयर के वर्क की बात करें तो वैसे तो इन्होंने काफी पोइम्स लिखी थी, ठीक है, इनका वर्क काफी फेमस था, लेकिन इनका जो कलेक्शन था वो काफी फेमस हुआ था, जो कि इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुआ था, ठीक है। टोटल्स मिसलैनी, ठीक है। सो ये क्या था, एक एंथोलॉजी था, एंथोलॉजी जो पब्लिश हुआ था 1557 में, ठीक है, और ये कई वर्जन में पब्लिश हुआ था, ये नहीं था कि इसका एक ही वर्जन था, डिफरेंट वर्जन में आगे भी और पब्लिश हुआ था, लेकिन इसका जो फर्स्ट वर्जन था वो पब्लिश हुआ था 1557 में, ठीक है। सो ये एक एंथोलॉजी था, इंग्लिश लिटरेचर एंथोलॉजी, पहली एंथोलॉजी थी ये उस टाइम की। तो एंथोलॉजी किसको बोला जाता है, कलेक्शन ऑफ वर्क, वेदर इट इज ऐसे, पोएट्री या शॉर्ट स्टोरी, किसी का भी कलेक्शन होता है उसी को एंथोलॉजी बोलते हैं। तो ये मेनली जो कलेक्शन था इसमें पोएम्स और स्टेंजास ही इंक्लूड थे, मतलब पोएम्स का कलेक्शन था ये, ठीक है, एंथोलॉजी। सो यहाँ जो कंट्रीब्यूशन था इसमें, जैसे ये टोटल्स जो मिस चेनी थी, सबसे पहले ये देखो कि इसको टोटल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका पब्लिकेशन है वो टोटल्स जो पब्लिकेशन था, जो ऑथर थे जो पब्लिकेट करते थे बुक्स को, उसका नाम है ये टोटल्स। तो इन्होंने ये जो एंथोलॉजी थी उसको पब्लिश किया था। जैसे इसने बहुत सारी फेमस बुकों का पब्लिकेशन किया था, जैसे थॉमस मोर की यूटोपिया थी उसका पब्लिकेशन भी टोटल्स ने किया था, और कि मॉर्ट डी आर्थर है उसका पब्लिकेशन भी इसने किया था, टोटल्स ने किया था। सो इसलिए इसको टोटल्स मिसलेनी बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ थॉमस व्याट का ही कंट्रीब्यूशन है इसमें पोएट्री में, इसमें 3-4 जो पोएट थे, ऑथर थे जिन्होंने इस एंथोलॉजी में कंट्रीब्यूशन किया था, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले फर्स्ट जो इसका वर्जन था उसमें 271 है वो पोइम थी टोटल, ठीक है, जिसमें से 96 पोइम थी वो व्याट के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। 95 पोइम थी वो कोई अननोन राइटर के द्वारा लिखी गई थी जिसका नाम मेंशन नहीं कर रखा, ठीक है। 40 थे वो उन 40 पोइम का जो कलेक्शन था वो जो हेनरी होवार्ड है, एरल ऑफ सूरी बोलते हैं उसको, ठीक है, उसका था। और 40 कलेक्शन था वो एक ऑथर है जिसका नाम मैं देख लेती हूँ, ग्रीमेल्ड, ठीक है। ये 40 पोइम का कलेक्शन, तो टोटल ये होगी 271, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लेते हैं
कि टोटल कितनी पोइम थी, इसमें व्याथ ने कितने का कंट्रीब्यूशन किया या हेनरी होवार्ड ने, अननोन पोइम का कितने का कलेक्शन था, ठीक है। तो इसमें टोटल जो पोइम थी वो 27 थी, जिसमें सबने इतना इतना डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। तो इसमें मेनली जो टोटल स्मिथ शैली थी, ये भी पहली एंथोलॉजी थी जो उस टाइम में जो रिवाइवल एज में जो पब्लिश होने वाली एंथोलॉजी थी, ये पहली थी इंग्लिश लिटरेचर की, ठीक है। तो अब इसमें एक फेमस पोइम है थॉमस व्याट की, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। मैं आपको देख के बताती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसका नाम ध्यान में रखना है आपको। उसका नाम है पोजो लेस टू हंट, ठीक है। तो ये एक पोइम है, तो जो सोनेट फॉर्म में, जो सोनेट है मतलब उसको इस फॉर्म में लिखा था, सोनेट में लिखा गया था ये। और ये थॉमस व्याट की पोइम है, जो इसका जो सब्जेक्ट है, इसकी जो पोएटिक स्टाइल है, ठीक है, वो सब जो पोइट थे पेट्रार्क इटालियन, वहां से इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो इसका सब्जेक्ट मैटर भी वहां से लिया गया है। ये सेम पोइम है वो इटालियन पोइट पेट्रार्क थे, उन्होंने लिखी है, तो वहां से इंस्पायर्ड है ये पोइम, ठीक है। तो ये था थॉमस व्याट का। अब जो हेनरी होवार्ड बोलते हैं, जिसने कंट्रीब्यूशन किया था टोटल स्मिथ शैली में, सो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इनका ज्यादा जैसे पॉइंट्स या वर्क ज्यादा नहीं है पढ़ने का इनका, सिर्फ इनका जो इंग्लिश में कंट्रीब्यूशन था वो याद रखना है, इन्होंने क्या क्या किया। सो हेनरी होवार्ड है इसका टाइम पीरियड है 1516 टू 1547, ठीक है। सो इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया था इंग्लिश में, सबसे पहले हेनरी होवार्ड वही थे जिन्होंने टोटस मिसलेनी में कंट्रीब्यूट किया था पोइम्स का। 40 पोइम्स इसकी थी हेनरी होवार्ड की। सो हेनरी होवार्ड ने क्या किया, अभी हेनरी होवार्ड ने जैसे कि इंग्लिश पोइट्री में व्याट ने सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था, वैसे ही हेनरी होवार्ड ने इंग्लिश पोइट्री में ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया था। ही इंट्रोड्यूस्ड ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोइट्री। सो ब्लैंक वर्स, आज देखते हो कितने सारे पोइट ब्लैंक वर्स में अपने वर्क को लिखते हैं, पोएम्स को लिखते हैं। तो हेनरी होवार्ड इज द फर्स्ट पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड इट इनटू इंग्लिश पोइट्री। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने इसको इंग्लिश पोइट्री में इंट्रोड्यूस किया था ब्लैंक वर्स को। और उसके बाद ये लोगों ने इतना इमिटेट करना शुरू कर दिया, इसकी जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई वो पोइम, वो इतनी अच्छी राइटिंग, मतलब जो पोइटिक स्टाइल था इसका, जो फॉर्म था, ये लोगों को इतना पसंद आया। जितने भी पोइट्स ने, बहुत सारे पोइट ने फिर इसका यूज किया, अलेक्जेंडर पोप लगा लो, स्पेंसर लगा लो, और रोमांटिक पोइट्स ने भी काफी यूज किया है ब्लैंक वर्स का, तो ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो थॉमस व्याट ने जो सोनेट लिखा था उसमें इन्होंने राइमिंग स्कीम और उसमें जो मीटर था वो इसने दिया था, ठीक है। सो ही गिव ऑल्सो, क्या दिया था इसने, राइम्स एंड मीटर। तो राइम्स और मीटर जो थॉमस व्याट की जो सोनेट्स था उसमें इसने राइम्स और मीटर्स दिया था। सो ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस राइम्स एंड मीटर। और उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिवीजन किया था जो सोनेट था उसको क्वाड्रेंट्स में। ही आल्सो डिवाइड्स क्वाड्रेंट्स क्या होता है, 4 लाइंस का जो स्टेंजा होता है उसको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी इसने ही दिया था इंग्लिश में, ठीक है। इसका मेन कंट्रीब्यूशन यही था। उसके बाद क्या होता है कि हेनरी होवार्ड है, इसने पहली बार ब्लैंक वर्स में जो वर्जिल है उसकी बुक है एनियड, उसके 2 बुक को ब्लैंक वर्स में ट्रांसलेट किया था। तो ही आल्सो ट्रांसलेटेड वर्जिल्स बुक, कौन सी, एनियड।
एनियड की बुक 2 और बुक 4 को इन्होंने क्या किया था, ही यूज्ड ब्लैंक वर्स एंड ही ट्रांसलेटेड इट बाय यूजिंग द ब्लैंक वर्स। फर्स्ट टाइम इसने यही यूज किया था ब्लैंक वर्स का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना, इन्होंने बुक 2 और बुक 4 जो वर्जिल है इसकी बुक 2 और बुक 4 को फर्स्ट टाइम ब्लैंक वर्स यूज करके इसको ट्रांसलेट किया था। ओके, सो ये था हेनरी होवर्ड का। ज्यादा नहीं है हेनरी होवर्ड का, सिर्फ इतना याद रखना और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हु इंट्रोड्यूस द ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोएट्री, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो ही वाज हेनरी होवर्ड और इन्होंने ऑल्सो ट्रांसलेट किया था एनियड बुक को, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब लास्ट हमारा रिवाइवल से रिलेटेड एक जो ऑथर है वो बच जाते हैं, उसको मैं करवा देती हूँ। उसका सिर्फ एक ही वर्क है, ज्यादा नहीं है। थॉमस मेलरी, ठीक है, थॉमस मेलरी। सो इनका एक ही वर्क है वो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ले मोटे डी आर्थर, ठीक है, ले मोटे डी आर्थर, जो बाद में विलियम टेनिसन ने लिखा इस पे, ठीक है, और डब्ल्यू बीट्स ने भी अपनी पोएम्स कुछ लिखी थी इस पे, ठीक है, और ये एंग्लो सेक्शन में लिखा गया था इस पे। आर्थरियन जो स्टोरी थी वो भी इसी से। सो ये ली मोटे डी आर्थर है, इसका पब्लिकेशन मैं आपको बता देती हूँ। 1485 में हुआ था और इसको पब्लिश किसने किया था, विलियम कैक्सटन ने, क्योंकि विलियम कैक्सटन ही फर्स्ट पर्सन थे जो प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किया था इंग्लैंड में। प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे तो उन्होंने इसको प्रिंट किया था, पब्लिश किया था मोटे डी आर्थर को। और ठीक है, और इट कंटेन्स 24 बुक्स है इसमें। और इसमें जो स्टोरी है दैट इज स्टोरी बेस्ड ऑन द किंग आर्थर। किस पे बेस्ड है, किंग आर्थर पे, ठीक है, किंग आर्थर और उसकी लाइफ। सो किंग आर्थर की स्टोरी मैंने आपको बताई थी। किंग आर्थर इज द किंग ऑफ ब्रिटेन इन 15th centuries and he has the collection of 12 knights he used to sit। वो जो 12 नाइट थे वो उसकी जो कोर्ट में जो राउंड टेबल होती थी उसके चारों तरफ बैठते थे और किसी भी सब्जेक्ट पे वो डिस्कशन करते थे, मीटिंग करते, कुछ भी करते थे, ठीक है, तो वहां बैठ के डिस्कशन करते थे। अब जो किंग आर्थर है उसकी खुद की वाइफ थी, उसका अफेयर किसी एक नाइट के साथ वहां हो जाता है जो कि इसके किंगडम को और इसकी खुद की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो ये किंग आर्थर की स्टोरी थी। इसको ज्यादा डीप में पढ़ना अगर इफ यू वांट, अगर आप पढ़ना चाहो इंटरेस्ट के लिए तो पढ़ सकते हो, लेकिन ज्यादा डीप में उसकी स्टोरी से कभी क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए किंग आर्थर कौन थे, ठीक है। सो इतना ही है। इसके साथ ही जो रिवाइवल बैरन एज है, क्योंकि बैरन एज में ज्यादा पॉइंट्स नहीं है और बैरन एज से जो क्वेश्चन आते हैं वो अपर लेवल पे आए आज तक, क्योंकि स्टोरी कभी बैरन एज में इतनी इंटरेस्टिंग कभी नहीं हुई, क्योंकि वो जो क्लासिकल पोइट थे एनिशिएंट ग्रीक उसी को इमिटेट कर रहे थे, उसी को रिवाइव कर रहे थे, उन्हीं की स्टोरी को वहीं से इंस्पायर थे। तो कुछ नया तो इन्होंने क्रिएट किया नहीं, तो जो भी था इंपॉर्टेंट था जो आया हुआ एग्जाम में वो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। तो आज की क्लास के साथ ही हमारा क्या होता है, मिडिल इंग्लिश पीरियड वो है वो कंप्लीट होता है यहाँ, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एलिजाबेथ नेज करवाऊंगी, ठीक है।